हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी जुलाई 2019 का पेपर 2 का। ठीक है, तो करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वीडियो को देखने के पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, टू इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? टू लुक एट द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। टू कंसीडर मैचुरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक इंडिविजुअल है उसके विकास के संदर्भ में क्या इम्पोर्टेंट है व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए, तो डेवलपमेंट जो होता है वो विकास और आनुवंशिकी का क्या होता है, गुणक होता है। यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जब भी विकास होगा तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी कि आनुवंशिकी और पर्यावरण का दोनों का साथ होना चाहिए। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 3 जो है, टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले, सही लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से इंटरप्ले हैं। यानी कि दोनों इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एक दूसरे को फुलफिल करती हैं किसी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को के डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो सही ऑप्शन सही क्या होगा? 3 नंबर, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार किया जाएगा किसी भी व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों पर विचार किया जाएगा किसी भी व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का संदर्भ नहीं है? तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, नहीं है पूछ रहा है। तो डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, सही बात है, क्रमिक होता है, एक ऑर्डर में डेवलपमेंट होता है। सपोज मान लो किसी की हाइट 3 है तो फिर 3 से ऊपर जाएगी, ऐसा तो नहीं कि कम हो जाएगी हाइट, तो वो एक क्रम में होता है। दूसरा है कि डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विकास समय के साथ साथ धीरे घटित होता है, धीरे धीरे घटित होता है। सही बात है कि एक ऐसा नहीं है कि किसी की हाइट है तो अचानक से ही वो 6 फुट का हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये भी सही बात है, हमें गलत ढूंढना है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये गलत लग रहा है, जन्म के समय ही निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चा 6 फुट का होगा, ये 3 फुट का होगा, ये 4 फुट का होगा। ऐसा कुछ सटीक निर्धारण नहीं हो सकता है उसके डेवलपमेंट के बारे में, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिविजुअल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, सही बात है, सबकी हाइट अलग अलग होती है, सबका विकास अलग अलग गति से होता है। तो इसमें नहीं हमें ढूंढना है, इस वजह से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, several research studies shows that teachers have more overall interaction with boys than girls. What is the correct explanation for this? अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? पहला ऑप्शन है, बॉयज नीड मोर अटेंशन, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं है, सबको इक्वलिटी की बात हम करेंगे यहाँ पे, ज़्यादा और कम की बात नहीं करने की, लड़कियों को ज़्यादा तो लड़कों को ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो गलत है। फिर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग, ये सही लग रहा है, पक्षपात की बात हो रही है यहाँ पे, शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण। सही बात है, अगर आप किसी पक्ष की ओर झुकते हैं, लड़का हो या लड़की, तो आप पक्षपात कर रहे हैं, तो ये सही लग रहा है कि ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है जेंडर बायस का, लिंग पक्षपात का।
ऑप्शन नंबर 3 है बॉयज़ आर ईजियर टू मैनेज दैन गर्ल्स। सही, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स की तुलना में अधिक आसानी से नियंत्रित किए जा सकते हैं, तो ये भी गलत है। चौथा नंबर है बॉयज़ हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ दैन गर्ल्स। लड़कियों की तुलना में लड़कों की शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है, तो सरासर गलत है। तो लड़कियां तुलना तो हम करने वाली हम बात करेंगे ही नहीं कि लड़कों और लड़कियों में। तो और ऐसा ऐसा तो बहुत सारी लड़कियां हैं तो लड़कों से ज़्यादा ही ये करती हैं, तो वो भी इस संदर्भ में सोचा जाए तो वो भी गलत है। तो इस बात को तो हमको सोचना ही नहीं है कि कंपेयर करना है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में। तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है एक लिंग पक्षपात की, यानी कि जेंडर बायस की बात हो रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, यानी कि वह बॉयज़ की तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, बॉयज़ की तरफ झुका हुआ है टीचर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। ऑप्शन ए है, एक नंबर है बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। सही बात है, सबकी क्षमता और उसकी पर विश्वास करेंगे। दूसरी है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट। मानक निर्देश एवं मूल्यांकन देना, मतलब बच्चों को मानक निर्देश एवं मूल्यांकन दे देंगे तो बच्चे सीमित हो जाएंगे, वो खुद का विकास नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उनकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का सेंट्रल जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सोचना है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स। बाह्य प्रेरणा एवं एक रूप मूल्यांकन मानदंड, यानी कि कोई बाहरी प्रेरणा यानी कि कोई गिफ्ट वगैरह देने का उनको प्रलोभन दिया जाए जिससे उसको उसके प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में सोचा जाए। ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई हम लालच दे के और उसके एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग। पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम करेंगे तो बच्चे का खुद का विकास कैसे होगा, समझेगा कैसे, बच्चों समझेगा कैसे। मान लीजिए रट लेता है तो फिर उसके बाद उसकी जो अधिगम है वो कैसे प्रभावित होगी, तो वो गलत बात है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख तथ्य यही हो सकता है कि बच्चे की क्षमता एवं संभावना पर विश्वास करेंगे कि वो अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट है What instructions adaptation should a teacher make while working with students who are visually challenged? दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए। एक नंबर है यूज ए वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, यानी कि एक विजुअली चैलेंज बच्चा है तो उसको अगर वो जो शिक्षक है किस प्रकार उसको अनुदेश देगा, पढ़ाएगा, इन द सेंस कैसे पढ़ाएगा। तो यूज अ वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करेगा। बच्चा खुद पहले से ही देख नहीं रहा है तो आप और सारी दृश्य प्रस्तुतियाँ करेंगे, विजुअल प्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे देख पाएगा, तो ये तो गलत है। दूसरा है ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट द स्टूडेंट्स कैन वॉच हर क्लोजली। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। जब बच्चा देखने में उसे प्रॉब्लम है तो अब क्या उसे ध्यान से देखेगा, स्वयं अभिविन्यास करेगा तो। तीसरा है फोकस ऑन वेराइटी ऑफ रिटेन बुक्स एंड स्पेशली वर्कशीट। रिटेन बुक्स और वर्कशीट पे फोकस करेंगे तो ये भी तो देखने वाली बात है ना, बुक को देखना और वर्कशीट को फोकस करेगा उस पर तो। और ऐसे भी इस केवल हम अगर उसके अधिगम को, डेवलपमेंट को केवल बुक तक ही सीमित कर दें तो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत लग रहा है। अन्य प्रकार के लिखित कार्य और विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना गलत है। सही आंसर क्या है, देखिए 4 नंबर स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाले सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। अगर सपोज मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अगर वीडियो कुछ धुंधला दिखता है, कुछ ब्लर दिखता है, तो अगर मेरी आवाज़ इन द सेंस अगर अच्छी आ रही है तो आप बातों को अच्छे समझ सकते हैं ना। नहीं भी दिख रहा है तो आप बातों को मेरे अच्छे से समझ सकते हैं। उसी सेंस में बोला गया है कि अगर वो टीचर है अगर क्लियरली बोलता है और यूज अ टच एंड फील मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि आप लोगों को पता होगा। ब्रेल लिपि जो है उसमें क्या होता है, उभरे हुए कुछ होते हैं टेक्स्ट और उसको छू के समझने की कोशिश की जाती है। तो वैसा टाइप का कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, वैसा कुछ देगा मटेरियल्स जिससे बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से सुन भी सकेंगे और
टच एंड फील करके मटेरियल्स को समझ भी सकते हैं। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के साथ द्वारा हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग आपको पता ही है, सहयोगात्मक अधिगम, बच्चे एक साथ जो हैं वो मिलकर पढ़ रहे हैं, उसे बोलेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग। पीयर ट्यूटरिंग वही है जब बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं, मतलब कोई अपने में ज्ञान साझा करते हैं और एक दूसरे को पढ़ाते हैं, तो उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव पीयर ट्यूटरिंग। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक समावेशी कक्षा में इस प्रकार के उपयोग को क्या करना चाहिए शिक्षण को, तो शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। मान लीजिए क्लास में बच्चा जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि साथ में पढ़ रहे हैं और साथ में ही पीयर ट्यूटरिंग भी कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से ज्ञान साझा कर रहे हैं, तो उसमें एज ए टीचर आप क्या करेंगे? पहला है शुड बी एक्टिवली डिस्करेज, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करेंगे, गलत बात है। दूसरा है शुड बी ओकेजनली यूज, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा बच्चा करता है तो उससे ज्ञान का निर्माण करेगा वो, तो वो भी नहीं होगा। फिर है शुड नॉट बी यूज्ड, प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? बच्चा अच्छा तो कर रहा है, इससे बच्चे को का एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, तो ये भी गलत है। उसके बाद है चौथा शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, तो ये सही लग रहा है कि शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, सक्रिय रूप से इसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा भी क्या हो, एक्टिव हो, क्रिएटिव हो और अपने ज्ञान का सृजनात्मक निर्माण कर सके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, मानकीकृत परीक्षण, उसके बाद है प्रोमोटिंग कम्पिटिटिव लर्निंग, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, कंपटीशन की बात तो करना ही नहीं है। मानकीकृत परीक्षण करेंगे तो बच्चा वहाँ पे सीमित दायरे में बन जाएगा, इस वजह से ये भी नहीं कर सकते हैं। फिर है इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, विशिष्ट शिक्षा योजना, या ये सही बात लग रही है कि बच्चे की एक समावेशी कक्षा क्या होता है जिसमें हर एक स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले बच्चे होते हैं, तो उनको लेके साथ में लेके चलना पड़ता है, उस कक्षा को सबको समान रूप से देख के पढ़ाना होता है, तो उसके अनुसार एक इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान बनाया जाता है जिसमें बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस को देखकर उसे एक अलग प्लान तैयार किया जाता है और उसके अनुसार उसको पढ़ाया जाता है। तो सही तो यही लग रहा है। फिलहाल चौथा देखते हैं यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस, एक रूप निर्देश, केवल एक रूप निर्देश दे देंगे और बच्चा उसको समझ में नहीं आएगा और उस निर्देश को फॉलो करके पढ़ता रहेगा, ये कैसी बात हुई? तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? 7 का 3 नंबर, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, विशिष्ट शिक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? युग्म मिलाना है, उसकी जो ये है मतलब मैच्ड पेयर करना है लर्नर्स का और उसके प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो पहला है डिसलेक्सिक लर्नर, लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, सही बात है। पठन क्षमता और धारा प्रवाह लिखने की कमी, जो डिसलेक्सिया होता है वो यूजुअली तो होता है लैकिंग रीडिंग के लिए होता है ना, पढ़ने में क्षमता होती है तो डिसलेक्सिया होता है, तो सही मैच लग रहा है। तो यहीं पे मिल गया हमें आंसर। ऐसे देख लेते हैं तीनों को। तो क्रिएटिव लर्नर्स, हाइपर एक्टिव, स्लो इन कंपटीशन वर्क, कैसे क्रिएटिव है तो स्लो इन कंपटीशन वर्क कैसे होगा? ये भी गलत है। दूसरा है अटेंशन डेफिसिट लर्नर, हाई मोटिवेशन, कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नहीं, ये सही बात नहीं है। जो भी बच्चा अटेंशन डेफिसिट लर्नर है और धनात्मक कमी अधिगम करता है वह सस्टेन लंबे समय तक वो चीज़ों को नहीं ये कर सकता है, समझ नहीं सकता है, तो इस वजह से ये इस रोग से ग्रसित बच्चा जो है वो स्लो थोड़ा सा होता है, समझने में उसकी जो मानसिक स्थिति थोड़ी सी होती है वो ये कमज़ोर होती है, ऐसा टाइप, तो इस वजह से ये नहीं होगा, मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर कैन नॉट कम्प्रीहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, हियरिंग और विजुअल कैसे हो जाएगा? अगर बच्चा श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम करता है तो दृश्य सूचनाओं को कैसे समझ नहीं सकता है? तो ये तो गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर होगा डिसलेक्सिक लर्नर, लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता और धारावाह पढ़ने एवं लिखने में कमी, डिसलेक्सिया यानी कि लैक ऑफ रीडिंग, तो यही होगा 1 नंबर सही आंसर। नेक्स्ट, the ability to come up with original and divergent solution to a problem
इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो इसमें है इम्पेयर्ड, बोला क्या जा रहा है डाइवर्जेंट सॉल्यूशन। डाइवर्जेंट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ को पढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड वो बहुत सारी दिशाओं में सोचने का कोशिश करेगा, और सारी एक क्वेश्चन से वो 3-4 उससे रिलेटेड बहुत सारे एनालिसिस करके उससे रिलेटेड उसके संदर्भ में बहुत सारे आंसर को क्रिएट कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा डाइवर्जेंट सॉल्यूशन करता है, अब सारी समाधानों में लगा रहता है, तो बच्चा क्रिएटिव होता है, इम्पेयर्ड नहीं होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है, ईगोसेंट्रिक नहीं होता है। जब भी बच्चा डाइवर्जेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड है तो वो बच्चा क्या है, क्रिएटिव चिल्ड्रेन है, यानी कि सृजनात्मक बच्चों की यह प्राथमिक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following would not be consistent with a constructivist environment? निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है? पहला है स्टूडेंट्स वर्क कोलैबोरेटिवली एंड आर गिवन सपोर्ट टू इंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग। इसमें नहीं ढूंढना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब मैंने बताया था आप लोगों का, कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, बनाना। हम लोग बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो बन रहा है ना, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट इट मीन्स कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन किसका, ज्ञान का निर्माण हो रहा है, ज्ञान की बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ज्ञान का निर्माण बन रही है, लेकिन कर कौन रहा है, तो बच्चा करेगा ना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, बच्चा है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि नहीं, इसमें से कौन सा नहीं है, तो हम लोग इसमें से निगेटिव ढूंढेंगे। तो देखिए एक नंबर है स्टूडेंट्स वर्क कोलैबोरेटिवली एंड आर गिवन सपोर्ट टू इंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विथ ईच अदर। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहते हैं। तो ये तो सही बात है ना, बच्चा अगर सहयोगात्मक कार्य कर रहा है तो ज्ञान का निर्माण बहुत अच्छे से, उसका विकास है बहुत सही ढंग से होगा, आपस में मिलकर सृजनात्मक कार्य करेंगे तो सृजनात्मक अधिगम होगा। तो इस वजह से ये सही है, हमें नेगेटिव ढूंढना है। दूसरा है टीचर्स एलिसिट स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू की टॉपिक्स एंड प्लान टीचिंग लर्निंग टू इलेबोरेट और रीस्ट्रक्चर देयर करेंट नॉलेज। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचार एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पूर्ण संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। सही बात है कि वो शिक्षक जो है उनके विद्यार्थियों के जो विचार एवं अनुभव होते हैं प्राप्त करके उनके वर्तमान ज्ञान की जो करंट नॉलेज है उसको विस्तृत करते हैं अपनी शिक्षण अधिगम, मतलब एक शिक्षण अधिगम जो योजना है बहुत ही इफेक्टिव शिक्षण अधिगम योजना बनाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों का जो ज्ञान का पूर्ण संरचना है वो और विकसित हो सके। सही बात है ये, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा नंबर देखते हैं, टीचर एम्प्लॉय अ स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटेजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स रैदर देन प्रोसेसेस। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं। गलत बात है, केवल प्रदर्शन पर ध्यान देंगे और बच्चा जो प्रक्रिया पर ध्यान देंगे नहीं देंगे, ऐसी कैसे बात हो सकती है। प्रदर्शन से ध्यान देने से क्या होगा, बच्चा अच्छा मार्क्स ला रहा है और समझ ही नहीं पा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस वजह से ये नेगेटिव लग रहा है। लेकिन आगे भी देखते हैं, स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटी टू इंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज़। विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए देने चाहिए। सही बात है कि अगर बच्चे को जटिल सार्थक और समस्या आधारित गतिविधियों में लगा दिया जाए तो बच्चे का ज्ञान का विकास होगा, मानसिक स्थिति उसकी और ज़्यादा डेवलप होगी, एनालाइजिंग पावर विश्लेषणात्मक क्रिया जो है उसकी और बढ़ेगी। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नहीं ढूंढ रहा है ना, तो नहीं तो यही होगा, टीचर एम्प्लॉय अ स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटेजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स रैदर दैन प्रोसेसेस। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। गलत बात है, केवल प्रदर्शन पे फीडबैक नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है, ए टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट अ डैश रैदर देन डैश। एक शिक्षक को विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय इसके, मतलब किसके बजाय उसको निर्धारित करना चाहिए। तो पहला है परफॉर्मेंस गोल्स रैदर देन लर्निंग गोल्स, प्रदर्शन लक्ष्य
के बजाय अधिगम लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। फेल्योर अवॉइडिंग गोल्स रेदर देन मार्क्स सीकिंग गोल्स, असफलता से बचने के लक्ष्य के बजाय अंक लेने के लिए केवल लक्ष्य देना चाहिए। तीसरा है मार्क्स सीकिंग गोल्स रेदर देन फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, अंक लेने के लक्ष्य के बजाय असफलता से बचने के लिए लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। चौथा सही लग रहा है, लर्निंग गोल्स रेदर देन परफॉर्मेंस गोल। सही बात है कि लर्निंग गोल्स जो है वो अधिगम लक्ष्य है, अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। यानी कि टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट और लर्निंग गोल्स रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स। तो ऑप्शन क्या सही होगा? 4 नंबर, लर्निंग गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स, अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। बच्चे के अधिगम पर ध्यान देंगे, नहीं कि उसके परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, मतलब इतना मार्क्स आया और वो सीखा ही कुछ नहीं। तो ये सही आंसर होगा 4 नंबर। 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कि प्रोमोटिंग रिपीटिशन एंड रिकॉल, इसमें भी नहीं है। तो हम तो पहले नहीं देखते ही हमें दिमाग में लाना है कि निगेटिव कौन सा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन निगेटिव जा रहा है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिजल्ट इन द मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। तो पहला है प्रमोटिंग रिपीटिशन एंड रिकॉल, दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये तो पहला ही मिल गया, बहुत ही निगेटिव। बच्चे को पूरे संदर्भ में, पूरे सीडीपी के संदर्भ में हम कभी भी उसे दोहराने और स्मरण करने के लिए बढ़ावा नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमें देखते हैं, उसके बाद आगे है यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। सही बात है, उदाहरण देंगे साथ में गैर उदाहरण देंगे तो बच्चा एनालाइज करेगा आगे की चीज़ों को और अधिगम उससे प्रभावित होगा, उसका इफेक्टिव लर्निंग होगा। थर्ड नंबर है इनकरेज मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सही बात है, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करेगा, तार्किक स्थिति उसकी बढ़ेगी, अधिगम इफेक्टिव लर्निंग होगा, सृजनात्मकता बढ़ेगी। तो इस वजह से 3 नंबर तो सही है। चौथा है कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, पहले से विद्यमान ज्ञान के लिए नए ज्ञान को जोड़ना। सही बात है, पहले से जो विद्यमान ज्ञान है और उससे वो रिलेट करके आगे के ज्ञान को वो और बढ़ाता है, तो वो तो सही बात है ना। बच्चे में क्रिएटिवनेस आएगा तो सृजनात्मकता आएगी, तो रचनात्मकता आएगी, सारी बातें हैं। तो इस वजह से ये तीनों सही जा रहा है। सही आंसर क्या है? नॉट ढूंढ रहा है। तो बच्चे को हम कभी भी दोहराने और स्मरण करने की बात कभी नहीं करवाएंगे, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? 1 नंबर आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। ये तो सही बात है ना। मैंने बताया था आप लोगों को मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक में क्या होता है? वो अंदर से अभिप्रेरित है कुछ भी करने के लिए, पढ़ने के लिए। और बाह्य है यानी कि वो चीज़ों को उसका प्रलोभन है कि मुझे ये गिफ्ट मिलेगा, मुझे टॉफ़ी मिलेगा, मुझे ट्रॉफी मिलेगा, ऐसा कुछ उसे उसे लोभन है उसको, और उस चीज़ को पाने के लिए वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है बाह्य अभिप्रेरणा की, यानी कि बाहर की चीज़ों से अभिप्रेरित है वो, लोभित हो हम कह सकते हैं, उसको लोभ है उस चीज़ को लेने का, और इस वजह से वो अच्छा करने का कोशिश कर रहा है बच्चा। तो यहाँ पे हमें बाह्य अभिप्रेरणा को ढूंढना है। तो यहाँ पे दे रहा है आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे जो है आंतरिक अभिप्रेरित है, यानी कि वो अंदर से अभिप्रेरित है पढ़ने के लिए, अगर बहुत अच्छा सीखती है तो। दूसरा है डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर, गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझती हूँ। सही बात है, जब समझ रही है, यानी कि बच्ची क्या आंतरिक अभिप्रेरित है, बाह्य अभिप्रेरित नहीं है। तीसरा है आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसे प्रलोभन हो गया, अंक का प्रलोभन हो गया। अब इसे बाह्य अभिप्रेरणा आ गई कि मैं अगर मुझे अंक मिलेगा तब मैं गृह कार्य को अच्छे से नियत करूँगी, रेगुलर करूँगी। इस वजह से जब बाह्य प्रेरणा की बात आ गई तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर। और चौथे में क्या दिया? आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क, ये सही बात है, एंजॉय कर रहा है यानी कि आंतरिक अभिप्रेरित है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर। जैसे ही आए इसे देख ले, बाह्य अभिप्रेरणा की बात की जा रही है। नेक्स्ट है
इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स, केवल गैर उदाहरण देना चाहिए। गिविंग बोथ एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स, गिविंग बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। नॉट गिविंग एनी एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, उदाहरण गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। गिव ओनली एग्जाम्पल्स, केवल उदाहरण देने चाहिए। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? देखिए, एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स दोनों देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो देंगे तो बच्चा उसे ठीक है अधिगम प्रभावित होगा, सीखेगा। उसके साथ ही नॉन एग्जाम्पल्स देंगे तो बच्चे में तार्किक क्षमता बढ़ेगी, वो आगे सोचने का प्रयास करेगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालेगा। इस वजह से नॉन एग्जाम्पल्स देंगे तो एनालाइजिंग पावर बढ़ेगा, उसका विश्लेषणात्मक कार्य करेगा। इस वजह से सही आंसर क्या होगा? उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रेन, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन से बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अर्थ निर्माण करने यानी कि कंस्ट्रक्शंस करेगा, ज्ञान का निर्माण करेगा, मैंने बताया था आप लोग को कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो इस वजह से एक नंबर है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संचरण, दूसरा नंबर है यूजिंग प्रिमिटिव मेजर्स, दंडात्मक साधनों का प्रयोग। कौन सी रणनीतियाँ बच्चों के अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो दंडात्मक, दंड देंगे तो बढ़ जाएगा उससे उसका ज्ञान का अर्थ निर्माण, गलत बात है। केवल सूचना दे देंगे तो नहीं बढ़ेगा, सूचना देंगे तो समझेगा ही नहीं, तो फिर अर्थ निर्माण कैसे करेगा? तीसरा है यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, केवल एक परीक्षण एक रूप से एक ही यूनिफॉर्म तरीके से अगर उसको टेस्टिंग की जाए तो उसका अधिगम प्रभावित नहीं हो सकता है इफेक्टिव तरीके से। चौथा है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण एवं परिचर्चा, सही बात है। अगर मीनिंग मेकिंग करेगा, अर्थ निर्माण करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा ऑफ नॉलेज, तो इससे क्या होता है, उसमें रचनात्मकता बढ़ेगी और बच्चा क्या होगा, एक्सप्लोर करेगा, डिस्कशन परिचर्चा करेगा उससे रिलेटेड। तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण एवं परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, सही बात है। प्रभावी रणनीति बनाना है प्रभावी अधिगम के लिए तो लक्ष्य और समय सारणी तो निर्धारित करनी ही पड़ेगी। उसकी बात है दूसरा, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप्स, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, सही बात है। तीसरा है थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, सही बात है। मैंने बताया था पहले आप लोगों को, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों के बारे में सोचेगा। तीसरा है एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, हम उम्र साथी को समझाएगा, इसे भी उसकी समझ बढ़ेगी, ज्ञान का विकास होगा, सही बात है। स्वयं से प्रश्न करेगा, सेल्फ क्वेश्चनिंग करेगा, सही बात है, करेगा तो फिर उसे विश्लेषण बढ़ेगा, उसका विश्लेषण करेगा उसके संदर्भ में। तो इस वजह से इसका सही चारों ऑप्शन सही है, इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4 5, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप से देखा जाता है? तबला राशा और ब्लैंक स्टेट हुज लाइफ इज शेप्ड इंटायरली बाय एक्सपीरियंस, कोटी पढ़ या खाली स्लेट के रूप में केवल आकार दिया जाएगा। अ पैसिव बीइंग हु कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग, यानी कि एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है या ढाला जा सकता है, वो है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम यहाँ ने बताया था मैंने ना कि जो कंस्ट्रक्शन से जो चाइल्ड जो है वो रचनात्मक स्थिति में उसको किस तरीके से हम देखते हैं, रचनात्मकता इसकी स्थिति में, रचनात्मकता के संदर्भ में बच्चे को किस रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ पे केवल कोटी परी और थाली स्लेट दे देंगे और उसके अनुभव से देखेंगे नहीं, गलत है। उसके बाद है निष्क्रिय प्राणी, निष्क्रियता की बात तो करनी नहीं है, सक्रियता की बात करनी है, गलत है। फिर है ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, सही बात लग रही है, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण है। वाइगोस्की ने बोला है कि जो बच्चा है वो साइंटिफिक लिटिल साइंटिस्ट है, तो यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है बच्चा। नेक्स्ट है मिनिएचर एडल्ट हु इज़ लेस देन एडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स सच एज साइज, कॉग्निशन, इमोशंस, लघु वयस्क के रूप में सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान एवं संवेग में वयस्क की तुलना से कम है। कम क्यों है? बच्चे को कम की आकलन नहीं करना है। तो सही आंसर क्या होगा? ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में हमें उसे देखना है। फिर है
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? इट इज टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क इन देयर ओन। कक्षा को छोड़ देना, बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, ये कहाँ से सही बात हुई? दूसरा है इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। सहयोगात्मक होना एवं प्रत्येक समूह को निगरानी करना, सही बात है। बच्चों को सहयोग मतलब जो जहाँ उसे ज़रूरत पड़ती है टीचर की, सहयोग करना और समूह की निगरानी भी करना कि बच्चा कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, उसे कुछ गलत कॉन्सेप्ट तो तैयार नहीं हो रहा है। उसके बाद है इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज़ द ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रेन। उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। लेवलिंग क्यों करेंगे? कम प्रभावी बच्चे और टैलेंटेड बच्चे क्यों कैटेगराइज क्यों करेंगे, अलग क्यों करेंगे? लेवलिंग नहीं करना है हमें। उसके बाद है इज टू बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट अ चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट। एक मुक्त दर्शक होना तथा बच्चे को जो करना उन्हें करने देना, ऐसा कैसे होता है? तो फिर आप क्लास में हैं ही क्यों, कक्षा में हैं ही क्यों? तो इस वजह से गलत बात है। सही आंसर क्या होगा? सपोर्टिव होना है और ग्रुप को मॉनिटर करना है, सहयोगात्मक होना है तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस। बच्चे की गलतियों एवं भ्रांत धारणाएं आर ए हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चे अगर गलत कर रहा है तो उससे उसकी आगे का विकास नहीं हो सकता है, उसकी अधिगम प्रक्रिया में रुकावट हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अनदेखी कर देनी चाहिए। अनदेखी क्यों करेंगे? फिर आपकी क्या ज़रूरत है, शिक्षक की क्या ज़रूरत है? फिर सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज़ आर फार इन्फीरियर दैन दैट ऑफ एडल्ट्स। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की होती है। ये कैसे कह सकते हैं? बच्चे के निम्न स्तर की बात हम नहीं करेंगे कि उसकी क्षमताएं निम्न होती है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम क्या करेंगे, उसके संदर्भ में सुधारने की कोशिश करेंगे। चौथा है आर ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। सही बात है। अगर हम गलतियों से तो ही सीखते हैं, हम खुद बोलते हैं ना कि गलतियों से हमें सीख मिलती है। तो बच्चा अगर गलती करता है तो ये एक भ्रांत धारणा है कि उसके अधिगम में रुकावट होगा। बच्चा अगर गलती करता है तो उससे वो सिग्निफिकेंट स्टेप है टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है। गलतियों से ही बच्चे सीख सकते हैं आगे। अधिगम प्रक्रिया उनकी और ज़्यादा प्रभावित हो सकेगी, उससे भी ज़्यादा वो सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे a specific psychological structures organized way of making sense of experience are called। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं? तो पियाजे के अनुसार अगर आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज होता है, एक ज्ञान का ढांचा होता है जिससे रिलेटेड आप सारी चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं, अपने अनुभव से ही सही अर्थ का निर्माण कर सकते हैं व्यक्तिगत तरीके से। तो इस वजह से जो फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज है तो उसको स्कीम्स यानी कि अनुभव से ही अर्थ निकालता है व्यवस्थित तरीके से। तो वो पियाजे के अनुसार, पियाजे ने उसे क्या बोला है? स्कीमा बोला है। ठीक है, स्कीमा बोला है। सही देख लीजिए यहाँ पे स्कीमा पहले नंबर पे दिया हुआ है। तो स्कीमा क्या है? मनुष्य के ज्ञान का जो एक फ्रेमवर्क होता है, ढांचा होता है, हम कह सकते हैं। तो वो कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज इन माइंड, वो पहले से ही फिक्स रहता है, निर्धारित नॉलेज, और उससे ही वो ज्ञान का सृजनात्मक विकास आगे करता है। तो इस वजह से वो चीज़ क्या होती है, उसे स्कीमा बोलते हैं। वो अनुभव से ही सही अर्थ निकालने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। नेक्स्ट है with an appropriate question suggestion the child understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone। which construct does the above statement highlight। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो इसमें देखिए बात क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपकी कोई बच्चा है जिसको एक मतलब सपोज कि एक नॉलेज एक है, स्टैंडर्ड नॉलेज है। अगर आप उसमें कुछ सपोर्ट देते हैं और उस सपोर्ट से जो क्या होता है, बच्चे का कुछ आगे बहुत ज़्यादा विकास होता है और वो एक उस विकास से कुछ अचीव कर लेता है। सपोज मान लीजिए कुछ वो, मान लीजिए एग्जांपल दिया जाता है कि आपको सीटेट की तैयारी करनी है और मैंने इस वीडियो को बना के आपको एक सपोर्ट दिया छोटा सा, और उससे आपका क्या होता है, सीटेट निकल जाता है। तो जो सीटेट निकला, आपका रिजल्ट आया, क्वालिफाई हुए, वो क्या होगा, वो आपका जेपीडी है।
ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र है। जो मैंने सपोर्ट दिया और उससे आपने जो अचीव किया, आपके यहाँ पे दिया है ना कि आपने बच्ची की समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया जा सका, जो आपको उस नॉलेज था उस नॉलेज से थोड़ा सा आगे आपको आगे बढ़ाया गया और उसके बाद आपने कुछ अचीव किया, उसे बोलते हैं जेपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। और एक बात और याद करने वाली बात है, जो सपोर्ट मैंने दिया उस सपोर्ट को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ढांचा या ढांचा बोलते हैं या मचान बोलते हैं हिंदी में। तो उस सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं और जो प्राप्त किया आपने उस दायरे से ये निकल के, तो उसे बोलते हैं जेपीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to Lev Vygotsky, basic mental capacities are transformed into higher cognitive process primarily through लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो आपको याद होगा लेव वाइगोस्की का जो थ्योरी था वो कौन सा थ्योरी था, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंटल थ्योरी दिया था ना उन्होंने, सोशल से इंटरेक्शन की बात की थी उसमें बच्चों को। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, हम यहाँ पे स्टिमुलस की बिहेवियरिस्ट बात करते हैं, अडेप्टेशन की ये बात करेंगे ही, न्यू रिवार्ड एंड पनिशमेंट की ये सब की बातें नहीं करेंगे। पियाजे के अनुसार सबसे पहले सामाजिक पारस्परिक क्रिया की बात की थी उन्होंने, सोशल इंटरेक्शन की बात की थी, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की बात की थी। तो सही आंसर क्या होगा, 1 नंबर सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड द लर्निंग करेक्टली। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। लर्निंग टेक्स प्लेस इरेस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, अधिगम विकास का ध्यान दिए बिना घटित होता है। रेट ऑफ लर्निंग फॉर एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित अंतर्निर्भर हैं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, संबंधित नहीं हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी विकास होगा उसके साथ ही उसका लर्निंग प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा है सपोज मान लो उसका विकास अगर जो अधिगम जो है उसको मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास 3 में पढ़ता है, तो उसका विकास तो उस क्लास 3 के, उसका जो अधिगम है वो क्लास 3 के अनुसार ही है ना। अगर उसे हम क्लास 10th की चीज़ें पढ़ाने लगे तो फिर क्या होगा, नहीं समझ में आएगा उसे। तो क्या होता है, इस वजह से उसका विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्लास 3 के अनुसार ही उसका विकास है और क्लास 3 के अनुसार ही वो अधिगम करेगा। इस वजह से सही आंसर क्या होगा, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the major assessment accomplishment of concrete operational stage is। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। एबिलिटी टू, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल का होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, एबिलिटी टू कंजर्व, सुरक्षित रखने की योग्यता होती है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क होता है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं होती हैं। एनिमेस्टिक थिंकिंग, सजीवात्मक चिंतन होता है। तो देखिए जब भी बात होगी, ये तो देख लीजिए हाइपोथेटिको क्वेश्चन आता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की बात होगी तो ये फॉर्मल स्टेज में होता है, औपचारित्मक व्यवस्था में होता है। तो ये तो होगा नहीं। जब भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात होती है तो बात होती है कंजर्वेशन की, एबिलिटी टू कंजर्व, सुरक्षित रखने की योग्यता की बात होती है। इसमें कंजर्वेशन इट मीन्स बच्चा को अगर हम शेप एंड साइज अगर चेंज भी कर देते हैं, मान लीजिए किसी जो दो अलग अलग शेप एंड साइज का बर्तन रख दिया जाए और उसमें कुछ क्वांटिटी में कुछ सपोज जूस ही दे दिया जाए, तो अगर बर्तन को चेंज भी कर दिया जाए तो बच्चे को शेप एंड साइज में चेंजेस जो है वो ये आने लगते हैं कि वो पता चलता है उसे कि क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। अगर शेप एंड साइज चेंज भी कर दिया जाए उस बर्तन का तो उसमें जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ये समझ आ जाती है बच्चे में। तो वो कौन से स्टेज में आती है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एबिलिटी टू कंजर्व, ठीक है, सुरक्षित रखने की योग्यता आ जाती है। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनात्मक अधिगम को किस रूप से देखते हैं। कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, पैसिव रिपीटेशन प्रोसेस, निष्क्रिय आवृत्ति, पैसिव वाला तो बात करना ही नहीं है, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रबंधन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कौशलों का
अर्जन। तो देखिए इसमें जब भी जो जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की थे, दोनों ने बच्चों के द्वारा ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की थी, तो रचनात्मकता की बात की थी, इस वजह से अर्थ निर्माण की बात की थी। तो जो ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद से करेगा और एक्टिव होगा, इट मीन्स मतलब क्रिएटिव होगा, रचनात्मक होगा, तो ऐसी बात की थी। तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा? प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण करना, बाई एक्टिव इंगेजमेंट, सक्रिय विनियोजन के से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया करना। ये बातें किसने की थी? जीन पियाजे एवं वाइगोस्की ने की थी। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ men and women in non-traditional roles is an effective strategy too। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना और प्रस्तुत करना कि पुरुष एवं महिलाएं दोनों गैर परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित करते हैं, इनमें से कौन सा प्रभावी रणनीति होगा? ये इट मीन्स देखिए, कहने की बात यह है कि सपोज जो स्टीरियोटाइप है, जो रूढ़िवादिता आती है, बहुत दिनों से चली आ रही है कि जो महिलाएं वो घर का काम करेंगी और जो पुरुष है वो बाहर का काम करेंगे, तो इट मीन्स इसका अपोजिट कर दिया जाए। ऐसा कुछ पत्रिका और इस स्टोरी शो किया जाए बच्चों के सामने, जिसमें क्या होता है, जो पुरुष है वो क्या घर का काम कर रहा है और महिलाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो बाहर का काम कर रही हैं। तो ऐसा कुछ अपोजिट एग्जाम्पल सेट किया जाए तो वो क्या इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होगी? उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या कहना चाहता है? तो क्या करना चाहता है? तो प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर स्थिरता को बढ़ावा देता है, नहीं बात, गलत बात है। इनकरेज स्टीरियोटाइपिकल, यहाँ पे उल्टा कर रहा है, तो इनकरेज कैसे करेगा स्टीरियोटाइपिकल को, रूढ़िवादिता को इनकरेज कैसे करेगा? नहीं करेगा। फिर है काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करेगा, सही बात है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को का सामना करेगा, वो उसको रिमूव करेगा, जो भी रूढ़िवादिता चली आ रही है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है वो, इस वजह से वो लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए बात की जा रही है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग। डिस्क्रिप्शंस, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था को समझिए। अंतःकरण के स्वचनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। देखिए बात ये की जा रही है कि ऐसा एक स्टेज होता है जिसमें एक जो इंडिविजुअल है उसका एक ऐसा थिंकिंग होता है जिसमें वो समाज के नियम और कानून से हट के समाज के लिए ही कुछ अच्छे करने के लिए वो कुछ करने की कोशिश करता है। तो वह किस में आता है? तो ये कोहलबर्ग के यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में आता है। सामाजिक क्रम व्यवस्था, सॉरी, हाँ, 33 नंबर होगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के स्टेज में होता है। फॉर एग्जांपल नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, इन्होंने समाज से हटके समाज के नियमों को ताक पे रख के समाज के लिए अच्छे कार्य किए। तो वो किस ओरिएंटेशन में थे? वो यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में थे। नेक्स्ट है एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड बी इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड? कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटी to detect and respond appropriately to the moods, temperaments, motivations and intentions of others। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा एवं अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने के लिए। बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि जो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत थी उसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो अपने दूसरों की मनोदशा को भी समझता है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी बुद्धि है जो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और प्रेरणा को भी उचित तरीके से समझता है, वह उस वैसी बुद्धि को क्या कहते हैं? तो वैसी बुद्धि को जो दूसरे की बुद्धि को और मनोदशा को अच्छे से समझे उसे बोलते हैं इंटरपर्सनल बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। और इंट्रापर्सनल होता है जो स्वयं की बुद्धि के बारे में अच्छे से समझ पाए। तो सही आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन ऑफ असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो देखिए टू सेपरेट एंड लेवल चिल्ड्रन, लेवलिंग की बात नहीं करनी है, बच्चों को कैटेगराइज नहीं करना है कि बच्चा औसत है, कोई उच्च उपलब्धि वाला है, ऐसा नहीं करना है। फिर है
उसके बाद टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, सही बात है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारना है। टू फाइंड आउट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग, बच्चों में क्या क्या सीख पाया, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके बारे में फाइंड आउट करना, सही बात है। उसके बाद टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल स्ट्रेंथ एंड द चैलेंजिंग एरियाज ऑफ चाइल्ड विथ पेरेंट्स, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों की, चुनौती पक्ष पारों के बारे में माता पिता से बात करना, चर्चा करना कि बच्चे का कहाँ विकास हो पाया, कहाँ नहीं हुआ है, कहाँ करना है, इस तरह की। तो इस वजह से ये तीनों चीज़ें बच्चे के विकास के लिए बात की जा रही है, सही बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा 2 नंबर 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो समाजीकरण में मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड, ये सारे ही महत्वपूर्ण अदा करते हैं, रोल अदा करते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्राइमरी रोल अदा करते हैं, कोई सेकेंडरी रोल अदा करता है, लेकिन करते सभी हैं। इस वजह से इसका सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा, 1, 2, 3, 4, यानी कि मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोसी, ये चारों ही बच्चों के समाजीकरण की के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके साथ ही आज के 30 क्वेश्चंस खत्म हुए। कोशिश की गई है आपको अच्छे से समझाने की, और इसके साथ ही हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन CDP के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।